हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, और जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं दे नो वेरी वेल कि अभी तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोर्शन हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, एसएचई, okay, primary, secondary, fuel cell, all we have completed. So now we are going to start electrolytic conductance. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तुम्हें कंडक्टेंस के बारे में ये बताना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस, है ना। अब लास्ट टॉपिक में हमने ध्यान होगा आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो लास्ट में, तो आपको क्लियर डिफरेंस पता लग जाएगा दोनों में। अब कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस क्या हमारे पास की इट इज ए पावर with which any substance flow the current, है ना। ये किसी भी सब्सटेंस की पावर है जो किस स्पीड से या किस पावर के साथ वो करंट फ्लो करता है अपने अंदर से। yes, that is called conductance, and that substance which conduct the electricity, you know very well, I think 8th class 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। are called, क्या बोलते हैं उनको? yes, कंडक्टर। पता है ये चीज तो हमें बेसिक सी चीज है कि ये तो एक पावर है किसी भी सब्सटेंस की कि अपने अंदर से कितने पावर के साथ करंट प्रोड्यूस करवाएगा। कम स्पीड है, मीडियम स्पीड है, ज्यादा स्पीड है। अंडरस्टैंड? और जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, पास आउट करवा सकते हैं, दे आर कंडक्टर्स। पढ़ा है हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। बट नाउ वी विल डू कि कंडक्टर्स जो बेटा वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आज हम दोनों का डिस्कस करके फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक को डिटेल में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट आयोनाइजेशन और ब्रेक डाउन। कि ये ऐसे कंडक्टर हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बट विदाउट आयोनाइजेशन, उनका ब्रेक डाउन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स। यस, भी हमारे पास कोई मेटल का पीस है, आपने इसमें से करंट फ्लो करवाना है, करंट फ्लो हो जाएगा। बस ऐसा तो नहीं ना कि मेटल टूट जाएगा या मेटल के छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, नहीं ना, कि मेटल से करंट भी प्रोड्यूस हो गया, उसका ब्रेकडाउन भी, आयनाइजेशन भी नहीं हुआ। सो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अगर हम सेकेंडली बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक, कि दोज सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन आयोनाइजेशन, कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो आयनाइजेशन होने पर अपना करंट प्रोड्यूस करवाते हैं अपने अंदर से। कि जैसे इनके अंदर करंट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? आयनाइजेशन, आयंस में ब्रेक डाउन होगा। फॉर एग्जांपल और सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लें और उसमें से करंट प्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा? सॉल्ट का ब्रेक डाउन होगा, आयनाइजेशन होगा। यस या नो? मान लिया हमारे पास क्या है, हमने NaCl के एक सॉल्यूशन बना लिया और इसमें से करंट प्रोड्यूस करवाया, है ना। तो क्या होगा? NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इन आयंस की वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इसमें आयनाइजेशन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये हमारे कौन सा कंडक्टर है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए अब ये तो चीज कंफर्म हो गई हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं
वो आयनाइजेशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अगर हम बात करें दोबारा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हुए हमारे, वो फिर से दो टाइप्स के होते हैं। और वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओके, जो और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो अलग से डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें हम, स्ट्रॉन्ग कि सच इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट completely into ions, कि ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, 100% ब्रेक डाउन हो जाता है जिसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। मान लिया कि हमने कोई सॉल्यूशन ली और इसमें हमने NaCl के मान लिया 100 पार्टिकल्स डाले, 100 मॉलिक्यूल्स, तो वो 100 के 100 ब्रेक डाउन हो जाएंगे एक ही बार में सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा, बचेगा नहीं पीछे कुछ, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सेकंड होते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक कि विच डिसोसिएट पार्शियली, कि जिनका धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। पार्शियल मतलब कि मान लिया 100 पार्टिकल्स हमने लिए हैं, तो जरूर नहीं कि 100 पार्टिकल्स टूटेंगे, 100 में से 10 पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होगा, 20 पार्टिकल का ब्रेक डाउन होगा, 70 या 80 तो अभी भी बचे हुए हैं ना। फॉर एग्जांपल वीक एसिड जितने भी हैं, CH3COOH, वीक बेस है जैसे कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इन पार्टिकल्स का, इन एसिड्स का या वीक एसिड का, वीक बेस का ब्रेकडाउन कंप्लीटली नहीं होता, ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होते भाई। 100 पार्टिकल्स है तो 100 में से 10 का ब्रेकडाउन हो गया, 20 का ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट का ब्रेकडाउन नहीं होगा। सो इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टर है हमारे फिर से दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टैंड? तो यहां तक चीज क्लियर हुई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? ओके, कि क्या मतलब हुआ कि द substance which conduct electricity on ionization, कि आयोनाइजेशन के ऊपर जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यहां तक समझ में? चलिए अब इनके लिए कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने हैं। ओके, कुछ मैथमेटिकल्स इक्वेशंस तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, इनके बारे में। अब कंडक्टेंस के बारे में तो हमने अभी भी पढ़ा, क्या पढ़ा? पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेशन की बात करें कैपिटल जी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट की जाती है। अब रेजिस्टेंस हमें पता है, और एक चीज बोल सकते हैं हम कि कंडक्टेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑलवेज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। तो यहां से चलिए रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या है? पावर टू अपोज, पावर टू अपोज द करंट, है ना, कि करंट के फ्लो को अपोज करना, रुकावट पैदा करना उसमें, दैट इज रेजिस्टेंस, है ना। अब जैसे हमने देखा है कि वायरिंग, अगर हम बात करें कि जो कॉपर वायरिंग की कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो महंगा आता है,
और जो आयरन की वायरिंग के हैं वो सस्ते आते हैं। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो वायरिंग रहती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की रहती है, आयरन की तो नहीं देखी ना कभी। रीजन क्योंकि उसके केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट कम ज्यादा फ्लो करता है, क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होता है, स्पीड कम रहती है। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या, पावर टू अपोज द करंट। ओके, और दोनों में रिलेशनशिप क्या हुआ पता लगी हमें। अब रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम, है ना। तो कंडक्टेंस की इसकी उल्टी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम इनवर्स, या फिर बोल देते हैं मोह। यूनिट्स की बात करें हमें तो यूनिट्स पे हमें ध्यान होना चाहिए। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हम ओम के साथ, OHM। तो कंडक्टेंस इसका अपोजिट होता है, दैट इज OHM इनवर्स, या फिर मोह भी लिख देते हैं बिल्कुल उल्टा। यस, तो डेफिनेशन समझ में आई कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए अब इसको ऊपर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस पे बनाते हैं, फिर उसके कंडक्टेंस के साथ रिलेशनशिप में ले आते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर हम बना लेते हैं रेजिस्टेंस। डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज directly proportional resistance always directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस, मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है ये, लेंथ ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, लेकिन किस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका कम है, इसका है, लेंथ लगभग दोनों की सेम है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होगा, उसकी एक तरह से थिकनेस की बात होगी, मोटाई की बात होगी। तो ये हमारी रिलेशनशिप है कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अंडरस्टैंड? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा देते हैं, यहां से R इज इक्वल टू रो, ओके, इंटू L बाई A। ओके, और ये हमारा जो साइन लिया हमने, कांस्टेंट लिया, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को, जिसको रॉ भी बोल देते हैं, रॉ, रेजिस्टिविटी। ओके, तो एग्जाम में कई बार आपसे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी पूछी जा रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? R क्या है, रेजिस्टेंस, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो अब हम यहाँ पे एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि इफ L is taken as 1 centimeter and A is taken as 1 centimeter square, बस दोनों ही वैल्यू यूनिटी कर दी, ओके, देन रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहां से एक नई डेफिनेशन निकल कर आ गई कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी हमेशा किसके इक्वल होगी, इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द सब्सटेंस is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। yes, तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशंस तैयार हो गई, और एग्जाम में आपकी बहुत बार पूछी जाती है व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो यहां से हमें रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, आया समझ में। और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ओके, इक्वेशन नंबर 1।
देखिए यहां तक समझ में आ रहा है। मैं इसको इधर लिख देता हूं साइड में कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओके, अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी बताइए हमने कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होती है कि इट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। ये हमारी इक्वेशन 1 है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, जिसको हम बोलते हैं कापा। तो यहां से हमारी एक नई इक्वेशन तैयार आ गई होगी कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, और अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि कंडक्टेंस की हम यहां ऊपर लिखेंगे, बट कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया था? G से, इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। और R को लिखें इधर लिखे तो 1 बाई G हो सकता है हमारे पास। ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए 3 इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाउ कंपेयर कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये बेटा तीनों को कंपेयर कर दो। तीनों को कंपेयर कर दो कैसे कि अगर मैं R की जगह लिख दूं 1 बाई G इज इक्वल टू रो, क्या था हमारे पास 1 बाई K, 1 बाई कापा। ओके, यहां पे रख दिया हमने, और इनटू एल टी, है ना। आए समझ में? तो अगर अब हम दोनों में शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो कापा इज इक्वल टू G इंटू एल बाई ए। ओके, या फिर इसको इधर ले जाते, एक ही बात हो जाती है ना। कापा इनको उल्टा शिफ्ट कर लेते हैं हम। देखिए इसको इधर ले जाते हैं, तो 1 बाई G इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई के, है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि G को भी ऊपर ले लें तो K को भी ऊपर ले लें, तो A बाई एल इंटू के इंटू G इज इक्वल टू के। देखिए इसको भी हमने ऊपर ले लिया शिफ्ट करके, इसको भी शिफ्ट करके ऊपर ले लिया। अंडरस्टैंड? या फिर मैं कापा को इधर ले आई तो G उधर चला जाएगा, एक ही बात पड़ेगी, है ना। तो या तो G को इधर ले जाओ या कापा को इधर ले आओ, तब भी एक ही बात बनेगी हमारी। अंडरस्टैंड? तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन और निकल कर आ गई, इक्वेशन नंबर 4। यस, तो अब यहां से हमें कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनानी है। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बना लेते हैं। देखिए नाउ इफ A is taken as 1 centimeter square and again L length is taken as 1 centimeter, then देखिए इन दोनों को हम यूनिटी पुट कर दिया, देन कापा इज इक्वल टू G। ये सुनो कि दोनों को जब हमने यूनिटी पुट कर दिया तो कापा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? G के इक्वल ही आ गई। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी is equal to the conductance when length is taken as 1 centimeter and area of cross section is taken as
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो कंडक्टेंस की भी हमारे कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन निकल कर आ गई। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस व्हेन लेंथ इज टेकन एज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेकन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो यहां से हमारी डेफिनेशन क्या क्या निकल कर आई? रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। कर ले रहे हैं यहां तक? तो चलिए अब हम कंडक्टिविटी की टाइप पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक नाम से आइडिया हो रहा है, और अलग अलग वर्ड की कंडक्टिविटी होती है, अलग अलग पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया। ठीक है, कंडक्टिविटी मीन्स कि द पावर ऑफ कंडक्टेंस, पावर ऑफ कंडक्टेंस by the ions produced in 1 centimeter square area। है ना? and length is 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम। ओके, तो ये जो भी हमने पीछे डेफिनेशन की थी कि मान लिया भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, 100 एटम्स डिसोल्व किए, 100 पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास ये जो लेंथ मान लीजिए इतना बीकर है, इस बीकर की जो लेंथ हमारे पास वो है, टोटल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर की है, और जो हाइट है वो हमारे पास, हाइट भी इसकी कितनी, वो भी मान लिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है। तो ये तो पूरे कंडक्टेंस होगी ना इसकी, पूरे बीकर की। हमें तो क्या चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहां चेक करेंगे हम? लेंथ भी हमारी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की लेंथ, 1 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो जाएगी। तो मतलब कि 1 क्यूबिक एरिया की बात करेंगे हम, 3D की बात करें तो 1 क्यूबिक, है ना, कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी कंडक्टेंस है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया वॉल्यूम, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ कंडक्टेंस बाय द आयंस प्रोड्यूस्ड इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। कि एक छोटे से क्यूब के अंदर कितने आयंस हैं, 10 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो आयंस कितना करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, सेकंड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओके, नाम से इक्विवेलेंट हमने पीछे पढ़ा था मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के केस में। तो यहां पे क्या है कि द पावर ऑफ कंडक्टेंस produced by the ions in 1 gram equivalent electrolyte। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, पीछे पढ़ के आए हैं। द पावर ऑफ कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द आयंस इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टैंड? दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इनके रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EQ, डेल्टा EQ, इनवर्स, उल्टा, हमारा उल्टा V की तरह, डेल्टा EQ। अंडरस्टैंड? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को, तो डेल्टा SP लिख देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है एक 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया के अंदर कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसका, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस। ओके, तो थर्ड हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर दैट इज कि द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड by the ions in 1 mole electrolytic solution। भाई 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं, वो आयंस कितना करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम, मोलर कंडक्टिविटी। यस बेटा, अब हम कुछ रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ठीक है इनटू टोटल वॉल्यूम। ओके, और इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बनता है। टोटल वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, है ना। और अगर हम बात करें किसकी, नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी नॉर्मैलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट मास किसके केस में निकालते हैं, नॉर्मैलिटी के केस में निकालते हैं। और अब हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू टोटल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम मींस लीटर में लेते हैं हमेशा, 1000 से रहता है हमारा लीटर वगैरह, उसमें लीटर में 1000, उसमें मोलर कंडक्टिविटी के केस में मोलैरिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में नॉर्मैलिटी। आपको ध्यान भी होगा 11th क्लास में नॉर्मैलिटी के केस में इक्विवेलेंट मास निकालते थे। यस, तो यहाँ पर हमारे कुछ टाइप्स हुई। टाइप्स पहले हमने अलग डेफिनेशंस पढ़ी, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, देन व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिफाइन किया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। फिर स्पेसिफिक और मोलर और इक्विवेलेंट में रिलेशनशिप पढ़ा। ये कापा क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। इक्विवेलेंट के केस में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया 1000 बाई n से, और मोलर कंडक्टिविटी के केस में रिप्रेजेंट किया 1000 बाई m से। ये मोलैरिटी है और ये नॉर्मैलिटी है। अंडरस्टैंड, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम इसकी इफेक्ट्स की पार्ट में कंसर्न कि क्या चेंज आता है अगर इनको डाइल्यूशन में, इनको सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर दें तो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इनका चेंजेस पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है ऑन डाइल्यूशन। तो इससे पहले हमें ये डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।